स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। अभ्यास सेशन इसका नाम है। आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ नाम के टॉपिक, दल बदल कानून नाम तो सुना ही होगा, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, The 10th schedule of the Indian Constitution, which talks about the anti-defection law, is designed to prevent political defections prompted by the lure of office or material benefits or other like considerations. In the light of the above statement, discuss the grounds of disqualification under the law. हिंदी में बोलूं तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करती है, इसको भौतिक लाभ या कार्यकालों या कोई भी अन्य समान विचारों के लालच से प्रेरित राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। उपरोक्त कथन के आलोक में कानून के तहत अयोग्यता के आधारों पर चर्चा कीजिए। भी हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, Does the anti-defection law affect legislators' ability to make decisions? Is the decision of the presiding officer subject to judicial review? क्या दल बदल विरोधी कानून विधायकों की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है? क्या पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है? ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 10th शेड्यूल के तहत जो एंटी डिफेक्शन लॉ आता है उसके बारे में देखिए। आप अगर रेगुलर हमारे सेशन में जुड़ते हैं तो आपको पता है मैं कोई भी क्वेश्चन 3 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ाता हूं। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में एक शुरुआत में परिचय दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, दोनों क्वेश्चन बाय द वे 150 वर्ड्स 10 मार्क्स के हैं, तो ज्यादा लिखने का स्कोप है नहीं यहां पर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। तो इंट्रोडक्शन में पहले बताओगे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। दल बदल कानून 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार के तहत लाया गया था, ताकि हम इंश्योर कर सके कि कोई पार्टी मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ना चला जाए, या कोई इंडिपेंडेंट पर्सन कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना कर ले किसी भी लालच के चक्कर में, किसी भी लालच के तहत। जैसे मेंबर्स को, MLAs को, MPs को बोला जा सकता है, वादे किए जा सकते हैं कि आपको हम मिनिस्टर बनवा देंगे, आपको हम ये वादा करेंगे, हम आपको ये देंगे, हम वो देंगे, ये पावर प्रोवाइड करेंगे। तो इस लालच में लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। अब जिस सीट पर वो चुनाव लड़े थे, वो सीट तो एक पॉलिटिकल पार्टी से मिली थी ना। मान लेते हैं एक्स पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्सन है, उनको सीट या टिकट दी गई थी उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। तो अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो ये तो गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। और इसीलिए हमें इंश्योर करना है कि ऐसी चीजें ना हो, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज स्विच कर लेते हैं MPs एंड MLA अपने पर्सनल मोटिव के चक्कर में, उसको हम रोक सकें। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल भी जोड़ा है, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी है। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल बेसिकली मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने टोटल 12 शेड्यूल रखे हुए हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रोविजन है, उनके कुछ एरियाज हमने लास्ट में एक जगह इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उन्हें शेड्यूल्स कहा जाता है। इंट्रोडक्शन में इतना लिख दोगे बहुत है। अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। कंक्लूजन का ज्यादा स्कोप नहीं होगा क्योंकि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। आपको ग्राउंड्स की बात करनी है, डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। अच्छा, एक चीज, आप में से जो स्टूडेंट आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं बताना भूल गया, हमारी एक प्रथा है दैट एनी स्टूडेंट हु जॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम टेल्स दैट दे आर जॉइनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। कमेंट बॉक्स में वो फर्स्ट लिखकर बताते हैं, आप भी करिएगा। तो मैं अब आपको ग्राउंड्स बताना चाह रहा हूं, कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पर 10th शेड्यूल MPs और MLA के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लगता है। और कौन लगा सकता है ये उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा सकते हैं। आपको अपनी पार्टी से, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसे छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आप जा रहे हो, तो आपको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली जैसे प्रोविजंस होते हैं ना, कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल का वायलेशन है। जिस पार्टी से सीट मिली वही छोड़कर आप किसी और पार्टी में जा रहे हो। तो अगर एक इलेक्टेड मेंबर वो अपनी मेंबरशिप छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, कि एक्स पार्टी के मेंबर थे, वाई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उस एक्स पार्टी से जीती हुई टिकट या तो MP की या तो MLA की, वो भी रद्द हो जाती है।
तो अगर ऐसे मूवमेंट होता है किसी भी इलेक्टेड मेंबर का। अच्छा, दूसरी बात, अब कोई नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा का, जैसे सचिन तेंदुलकर जी भी को भी राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बनने का मौका मिला था, तो जिस दिन नॉमिनेट हुए हैं उस दिन से लेकर 6 महीने तक उनके पास ऑप्शन है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा राज्यसभा के अंदर 12 सीटों पर 12 सीटों पर नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स आते हैं। सचिन तेंदुलकर भी आए थे, आर्ट्स कला, क्रिकेट भी तो एक कला है ना दोस्त, उस दिशा से, उस क्षेत्र से। तो नॉमिनेटेड लोगों को 6 मंथ का टाइम मिलता है कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर 6 महीने बाद करोगे टर्मिनेट कर दी जाएगी आपकी नॉमिनेशन को, बिकॉज आप अपनी 6 मंथ्स में अगर डिसीजन नहीं ले रहे हो, उसके बाद डिसीजन ले रहे हो, मतलब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है। इसीलिए हमें ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस को दूर करना है। थर्ड पॉइंट, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने वोट करने कहा था किसी चीज को लेकर, या एब्सटेन मतलब वोट ना करने के लिए कहा था, या तो वोट करने के लिए या वोट ना करने के लिए कहा था, ऐसे किसी केस के अंदर जहां पर आपने वोट कर दिया पार्टी के लाइंस के खिलाफ जाके, पार्टी के विप क्या होता है, अरे घोड़े को जो चाबुक मारी जाती है ना, उसे विप कहते हैं। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्डर निकाल दे कि इन सारे नेताओं को इस साइड पे वोट करना है, तो उसे विप कहते हैं। अगर विप जारी किया गया है और उस विप के तहत कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया है कि किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर चीज को लेकर वोट करना है, अगर विप दिया गया है और उन्होंने वोट नहीं किया, उन एमपी एमएलए ने उस चीज पे वोट नहीं किया, या तो उसके फेवर में वोट करना था और अगर उसके अगेंस्ट वोट कर दिया, या तो अगेंस्ट वोट करना था और उसके फेवर में वोट कर दिया, इस बेसिस पर आपको पार्टी से हटाया जा सकता है। अनटिल अनलेस आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपकी ये मिस्टेक को कंडोन कर दे, माफ कर दे। कंडोनेशन ऑफ मिस्टेक मतलब अगर आपकी गलती हो गई, माफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको अगर डायरेक्शन दिया गया था और आपने बात नहीं मानी, ये तो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ है ना, सीधी सी बात है। अच्छा, कोई पर्सन इंडिपेंडेंट मेंबर बना था एमपी या एमएलए, और बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टी उनके पास आके कहती है कि आप हमको ज्वाइन कर लो, हमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई इंडिपेंडेंट पार्टी मेंबर जो इंडिपेंडेंटली कोई चुनाव जीते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएटेड नहीं है, वो अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, अगर कोई भी मेंबर इंडिपेंडेंट है फिर भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये ग्राउंड बनता है डिफेक्शन का। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। इनके अलावा क्या होता है कई बारी कि लोकसभा के स्पीकर अपनी पार्टी छोड़ देते हैं और लोकसभा के स्पीकर बन के रहते हैं इंडिपेंडेंटली जब तक वो स्पीकर की ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। उन्होंने भले ही अपनी पार्टी छोड़ दी है, बट इंडिपेंडेंट रहने के लिए। अब अगर बीजेपी से जीते हुए पर्सन लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बीजेपी का ही साथ देंगे, इसीलिए वो पार्टी से रिजाइन कर देते हैं। बाद में जाके वापस उसे ज्वाइन कर सकते हैं जब वो स्पीकर नहीं रहेंगे, बट उस दौरान जब वो स्पीकर हैं तब वो खुद की इंडिपेंडेंस के लिए रिजाइन कर सकते हैं। ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का एक्सेप्शन है कि स्पीकर को वापस जाने की अनुमति होती है, और स्पीकर ही बाय द वे लोकसभा में अगर किसी एमपी के इलेक्शन पे क्वेश्चन है तो लोकसभा के स्पीकर उस पर फैसला सुनाएंगे कि उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए, दल बदल कानून, आया राम गया राम वाला कानून लगना चाहिए कि नहीं। राज्यसभा है तो राज्यसभा के चेयरपर्सन, विधानसभा है तो विधानसभा के जो भी स्पीकर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो फैसला सुनाएंगे। सीधी सी बात है, वेरी सिंपल थिंग आई जस्ट टोल्ड यू। इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हमें देखने मिलते हैं 10th शेड्यूल के अंदर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं 6th पॉइंट। अगर कोई भी ए पॉलिटिकल पार्टी के मोर देन 2/3 एमपी या एमएलए, मतलब मान लो 90 मेंबर्स थे, उनमें से मिनिमम 61 वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहे हैं, मान लो बी पार्टी में जा रहे हैं जो नई पार्टी बनाई है, या सी पार्टी में जा रहे हैं जो पहले से कोई एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टी है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं आएगा। ये एक एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन लॉ का, क्योंकि लेस देन 2/3 है, तब जाके एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। मतलब मेजॉरिटी एमपी एमएलए अपनी पार्टी से खुश नहीं है, तभी तो पार्टी छोड़ के या तो किसी नई पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं, या किसी पुरानी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, तो तब हमें इतनी इंडिपेंडेंस तो देनी पड़ेगी एमपीज को। अगर लेस देन 60 है, 2/3 से कम है, तो ये गलत है। मतलब आप अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप पैसे के चक्कर में जा रहे हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये अलाउड नहीं है।
तो ये आपके अलग अलग ग्राउंड्स थे डिफेक्शन के, जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन होता है जिन बेसिस पर, एक्सेप्शन भी बता दिए, कौन करता है डिस्क्वालीफाई ये भी बता दिया। पहला क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। कोई अगर डाउट रह जाता है, कोई अगर क्वेश्चन रह जाता है आपका, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आई हैव शेयर्ड द डिटेल्स विद यू। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Does the anti-defection law affect legislators' ability to make decisions? Is the decision of the presiding officer subject to judicial review? क्या दल बदल कानून, जो विरोधी कानून है, विधायकों को निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है? क्या पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं है? देखो, बहुत सिंपल सी एक बात बताया, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या कोई भी हमारे देश के अंदर कोई भी डिसीजन लेता है, सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। ये बात आपको अभी समझ लेनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए, इस पर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली चाहता है, क्वेश्चन देखो समझो, आसान है। ये कह रहा है क्या लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाले लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करता है कि वो फैसला फिर खुल के नहीं ले पाएंगे, बिकॉज जो पार्टी बोलेगी उनको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी 3 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में मैं बात करूंगा क्वेश्चन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताइए पहले पार्ट में कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, हल्के से बता दीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था, 10th शेड्यूल में इसकी जगह है। ये इंडिया के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट बनाए रखना चाहता है कि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेकर पॉलिटिशियंस, लेजिस्लेटर्स जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटर मतलब ऐसे लोग जो कानून बनाते हैं, विधायक, सांसद, MP, MLA, ये अपनी साइड नहीं स्विच कर लें कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट लॉ लिमिट्स ए लेजिस्लेटर्स एबिलिटी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, या वोट करना है किसी और पार्टी के पक्ष में। बेसिकली एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए रखने के लिए ये रूल्स रेगुलेशन ज़रूरी हैं। स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाए रखने के लिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। अब सवाल पूछ रहा है आपका, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहला पार्ट कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या उनकी एबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है, तो इस पे आंसर सुन लीजिए मेरा। मैं इसमें लिख के बताऊंगा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे पार्टीज डायरेक्शन इशू करती हैं अपने MPs को ऑन हाउ टू वोट, क्या वोट करना है, किसी चीज के पक्ष में, किसी चीज के अगेंस्ट वोट करना है। अब इंटरनली MP MLA की अंतरात्मा नहीं मान रही है, इस इनर कंसाइंस, अंतरात्मा नहीं मान रही है, ये पहला पॉइंट है हमारा। तो उस केस में वो MP MLA किसी और पक्ष में वोटिंग करेगा, जो कि हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी को पसंद ना आए, और अगर पसंद ना आए तो वो उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। अगर रिमूव करवाया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो ये पूरा एक वैलिड ग्राउंड है रिमूवल का, हो सकता है रिमूवल, बट इससे उनके पर्सनल फ्रीडम का क्या, उन अपनी बात नहीं रख पा रहे। अब एक MP MLA एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर है, वो हैं जो हमारे देश में कानून बनाने में सेंटर या स्टेट लेवल पे काम करते हैं। अगर वही इंडिपेंडेंटली कोई लॉ नहीं बनवा सकते या किसी लॉ के पक्ष में नहीं वोट कर सकते, तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी, सवाल ये उठता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, it does not provide any sufficient incentive to MP or MLA to examine an issue in depth and to ponder over it and participate in the debate। कि किसी सांसद के पास इतना कोई फायदा ही नहीं है ना। सांसद अपनी दिमाग लगाएगा, अपना दिमाग चलाएगा या अपने दिमाग चलाएंगी, MP अगर अपना दिमाग चलाएंगे तो उससे कोई फायदा तो है नहीं, पार्टी जो कह रही है वही मानना पड़ेगा। इसलिए कई सारे MPs कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में या कंस्ट्रक्टिव डिबेट में पार्ट नहीं ले पाते। उन्हें डर रहता है कि उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट जाके कुछ वोट किया या कुछ बोला तो फिर पार्टी उन्हें हटा सकती है, डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर, कि उन्होंने इनडिसिप्लिन किया है, गलत व्यवहार किया है। बस मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश के अंदर इसीलिए तो लाया गया है कि हम सरकार अच्छी तरह से चलाएं, पार्लियामेंट में भी किसी तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जैसे घोड़ों का व्यापार होता था ना, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, दल बदल कानून का इम्पैक्ट ऐसे हो कि लोगों के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो जो बात आपको समझानी है वो यही तो है, दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़े जैसे पहले होता था, घोड़ों का व्यापार होता था, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच देते थे, और कहावत भी होती थी, याद है, घोड़े बेच के सो गए, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, सीधी सी बात है।
तो अब लेजिस्लेटर की फ्रीडम पे इम्पैक्ट कर रहा है। लेजिस्लेटर को किसने चुन के भेजा? एमपी एमएलए को हमने चुन के भेजा। जनता कह रही है कि इस चीज़ के पक्ष में, इस चीज़ के फेवर में वोट करो, येस में वोट करो, और वो कर जाते हैं नो में, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी नो में वोट करो। तो ये अल्टीमेटली हमारा रिश्ता, जनता का अपने सांसद और विधायकों से रिश्ता तोड़वाता है, और यही पॉइंट आपका नंबर 2 रहेगा। तो इसलिए आप बोलेंगे कि हाँ, ये ज़रूर से ये लॉ लेजिस्लेटर की इंडिपेंडेंस, मतलब एमपी एमएलए की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करता है, बिकॉज उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बातें माननी पड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टी के विप को, विप समझते हो, फैसले को, कि जो उन्होंने डिसीजन ले लिया और जो फैसला लेने बोला है उसको उन्हें मानना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द डिसीजन ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसका भी आंसर है जो मैं थर्ड पॉइंट में लिखूंगा कि इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू हर मसले का हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब जो कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, जिसके एमपीज होते हैं, और स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं विधानसभाओं में, सेंट्रल लेवल पर पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, स्टेट लेवल पे सीएम और उनके मिनिस्टर हैं जो कानून इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं इन लोगों को। इनके ऊपर देख रेख रखती है इंडिया की जुडिशरी कि ये गलत काम तो नहीं कर रहे। ओरिजिनली जो एक्ट पास किया था उससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हमारे जैसे लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा का कोई एमपी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया जो कि रूल्स के खिलाफ है, तो ऐसे लोकसभा के स्पीकर को या लोकसभा के सभापति को या लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फाइनल माना जाता था और उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये आपको बताना है। और एक स्पेशल केस लॉ है कि होटो KIHOTO हॉलो हॉर्न केस, कि होटो KIHOTO की होटो होलो हॉर्न केस 1992 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, द प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जहां पे भी 10th शेड्यूल के किसी भी मसले का सवाल उठेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास इतनी पावर रहेगी कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ताकि देखा जाए कि कोई इनजस्टिस तो नहीं हुआ, कोई भी पर्सनल एरर तो नहीं है। अब मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ लोकसभा का, मैं कुछ गलती कर सकता हूँ ना, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, हो सकता है मैं एक पार्टी का पक्ष ले लूँ, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, खुद बताओ। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट तक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो तो देख सकती है ना कि हाँ किसी तरीके का कोई गलत काम तो नहीं हुआ है, तो जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है। एक एग्जांपल दूं, 2015 के अंदर हैदराबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं ना, 2015 में हैदराबाद हाई कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में फैसला दिया था। हालांकि उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे, हम इंटरवीन नहीं करेंगे, बट आप समझ सकते हो उन्होंने एटलीस्ट फैसला दिया। वो जुडिशियल रिव्यू इस तरीके से कर पाए, मतलब जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ये पावर एग्जिस्ट करती है इंडिया में हमारी जुडिशरी के पास। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स हैव द पावर कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने खुद कोई फैसला ले लिया, लोकसभा के स्पीकर हैं, वो पॉलिटिकली बायस था, या विधानसभा के स्पीकर हैं, या राज्यसभा के चेयरमैन, या विधान परिषद के चेयरपर्सन, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। तो इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए हम इंश्योर करेंगे कि हमारे देश के अंदर ऐसी कोई गतिविधि ना हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो, ये आपको बस याद रखना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही कंक्लूजन हो जाएगा, बिकॉज 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन का ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। सीधा आपने आंसर किया और आगे बढ़े, बिकॉज इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं बचता। 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में फिर भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन थे एंटी डिफेक्शन लॉ, पॉलिटी के टॉपिक से। आपका शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है, अचीव यूपीएससी नाम से ग्रुप है, इस पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, कनेक्ट हो जाइएगा। यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मेरी क्लासेस का लिंक, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ज़रूर इस पर जुड़ सकते हैं। यू कैन जॉइन इट। आप यूपीएससी की प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, बिकॉज देखो आधी अधूरी प्रिपरेशन से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉपर एक इकोसिस्टम में जुड़ के तैयारी होती है, वीडियोज़ अपनी जगह है, रिकॉर्डिंग्स अपनी जगह है, नोट्स अपनी जगह है, पर एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए होती है। 2 साल का ये कोर्स है, 1 साल तक लाइव क्लासेस चलेंगी, उनकी फिर रिकॉर्डिंग सेव रहेंगी 2 साल तक, मेंटर्स दिए जाएंगे आपको जो फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे कनेक्टेड रहेंगे,
आपके क्वेश्चंस लेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ावा दे सकें, और आपको हेल्प करेंगे कि आप जो गलतियां किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को पीछे ले जाती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन गलतियों से बचें और एक बेटर और इन्फॉर्म्ड तरीके से सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। ये सब अगर आपको देखने मिल रहा है तो ये हमारे कोर्स के तहत, जहाँ पर फीस 24,499 देखने मिल रही है, इसके तहत मिलेगा। आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है वसू लाइव, तब जाके आप ये मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। वसू लाइव कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 18,999 का कोर्स पड़ेगा, बट आप वसू लाइव कूपन कोड ज़रूर यूज़ करिएगा। कोई भी पेमेंट में इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप मुझसे बात पूछना चाहते हैं, मैंने टेलीग्राम बता दिया है, वहाँ पे मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा। आप टेलीग्राम पे वसु कटारा सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊँगा, वसु कटारा स्टडी IQ, मैं आपकी फिर प्रॉपर मदद कर दूँगा। आप ज़रूर वसू लाइव कूपन कोड यूज़ करिए। 18,999 के फाइनल प्राइस पे 2 साल की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स अवेलेबल होगा। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन मटेरियल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, एवरीथिंग, जहाँ पे आंसर्स चेक किए जाएंगे और आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आपने सही आंसर लिखे नहीं लिखे, फीडबैक दिया जाएगा और आपको हेल्प करी जाएगी कि आप और बेटर बने। तो ज़रूर इसमें जुड़िएगा। कल फिर से मिलते हैं दोपहर 4 बजे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप अगर पहली बार जुड़े थे इस सेशन में तो फर्स्ट लिख के बताइएगा। हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, और फ्यूचर में आपको टाइम टू टाइम बेसिस पर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। गुड लक, जय हिंद, जय भारत, एंड सी यू ऑल टुमारो। डू रिमेंबर टू अप्लाई वसू लाइफ टू टेक मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।